डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद यूरोप का क्या होगा? क्या अमेरिका और यूरोप के बीच तलाक हो रहा है? हम सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उन्होंने यूरोप से बातचीत करनी ही बंद कर दी। यूरोप से इन्होंने कहा था पैसे निकालो, फ्रीडम सपोर्ट करो यूक्रेन में। लड़ाई यूएस ने की, अब शांति भी यूएस कर रहा है और बिल पकड़ा दे रहा है यूरोप को। यूरोप को बढ़ाना चाहिए 2% नहीं 5% लगाना चाहिए डिफेंस पे, सुरक्षा पे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद यूरोप का क्या होगा? यूरोप और अमेरिका के बीच क्या तलाक हो चुका है? यूक्रेन वार को लेके क्या स्थिति है? तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे आज विस्तार से। हमारे साथ हैं फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या है, सीधा सा सवाल है कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच तलाक हो रहा है? ईयू वर्सेस यूएस, क्या लगता है? नमस्कार प्रदीप। कल रात ही रिटायर्ड एम्बेसडर हैं स्विट्जरलैंड के मेरे अभिन्न मित्र जॉन डैनियल रूश जी। उनकी प्रोफाइल फेयर ऑब्जर्वर पे देख लीजिए। पीटर आइजैक्सन साहब ने, मेरे जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं फ्रांस में, उन्होंने जॉन डैनियल का इंटरव्यू लिया जी। और दोनों दिग्गज हैं, दोनों लेखक हैं, दोनों चिंतक हैं और इसी मुद्दे पे बात हुई। और मेरे कई मित्र, एलेक्स ग्लॉय जो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लेन कार्ल जो रिटायर किए हैं सीआईए से, मेरे सहलेखक हैं जी। हम सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उन्होंने यूरोप से बातचीत करनी ही बंद कर दी। उन्होंने सीधे कॉल कर दिया रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। वो बोला कि चलो शांति की बातें करें। शांति की बातें कहाँ हो रही हैं? सऊदी अरेबिया में, यूरोप में ही नहीं। ठीक न उन्होंने बुलाया यूक्रेन को, और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोल दिया है तो डिक्टेटर है। वो चुनाव भी नहीं कराया। बिल्कुल। वो अलग, कहा तो वो फ्रीडम फाइटर था कल तक हीरो, आज विलेन। ठीक। और उन्होंने ईयू से भी बिल्कुल बात नहीं की कि भाई आप भी नहीं है पार्टी नेगोशिएशन में, है ना? ब्रोकर है कि पार्टी? बेचारे ना ब्रोकर रहे ना पार्टी। सही बात है। तो बेचारों का तो बुरा हाल है। अच्छा, पहले एक और चीज ध्यान रखिए कि यूरोप को ये ले गए थे लड़ाई में। यूरोप से इन्होंने कहा था, मतलब अमेरिका ने कहा था, वो जो बाइडेन ने कहा था पैसे निकालो, फ्रीडम सपोर्ट करो यूक्रेन में। नेटो किसने बढ़ाया? ठीक है, पोलैंड स्वयं आया, लेकिन अमेरिका नहीं बढ़ाया ना जी। हम जो बाइडेन ने ये गारंटी नहीं दी कि यूक्रेन नेटो का भाग नहीं होगा। तो लड़ाई यूएस ने की और अब शांति भी यूएस कर रहा है और बिल पकड़ा दे रहा है यूरोप को। ये ठीक है। ठीक। अच्छा, पीट हेग्सेथ है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उसने कहा कि पहली चीज कुछ टेरिटरी तो जाएगी, दूसरी चीज यूक्रेन जो है नेटो का भाग नहीं होगा, नेटो का मेंबर नहीं होगा। ठीक। तो उसने 2 नेगोशिएटिंग पॉइंट ऐसे ही दे दिए। तीसरी चीज उसने कहा कि यूरोप को बढ़ाना चाहिए अपना डिफेंस बजट। 2% पहले बात करते थे अमेरिकी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप। 2% नहीं 5% लगाना चाहिए डिफेंस पे, सुरक्षा पे। अब यूरोप वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है? एक सबसे बड़ा कारण जर्मनी के लिए है, रशियन गैस कट गई। भाई, जर्मनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का देश है, चीजें बनाता है। यूके तो फाइनेंस का सेंटर है। तो जर्मनी के लिए रशियन गैस बहुत जरूरी थी, तो उनकी रशियन गैस कट गई। रशियन गैस कटी, चीन में डिमांड भी कम हो गई, चीन की कार इंडस्ट्री आ गई, BYD जैसी कारें आ गई, इलेक्ट्रिक कार। तो ये पुरानी जर्मन कार इंडस्ट्री जो 19वीं शताब्दी की है, मर्सिडीज, BMW, उनके लिए कष्ट हो गया। टेस्ला तो वैसे ही आई हुई थी। और अमेरिकियों ने प्रोटेक्शनिज्म कर दिया जो बाइडेन के अंडर। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, कहा कि भैया हम महंगाई कम करेंगे,
और क्या किया कि बैकडोर से इन्होंने कर दिया प्रोटेक्शनिज्म, अगर बेचना है अमेरिका में तो अमेरिका में बनाओ। तो जर्मनी को डबल वैमी लोग कहते हैं, इनको तो ट्रिपल वैमी पड़ गई कि तीन चांटे चटाक चटाक चटाक। अच्छा, साथ ही साथ उसी समय जर्मनी की सरकार ट्रैफिक लाइट कोalition थी। तो ट्रैफिक लाइट क्या कि सोशल डेमोक्रेट्स लाल रंग की, लिबरल्स उनका है ऑरेंज, गेरुआ रंग मान लीजिए, और ग्रीन पार्टी जो पर्यावरण वाली है वो है ग्रीन। तो ये जो ट्रैफिक लाइट कोalition थी, जोड़ तोड़ की सरकार, वो आपस में ही मल्ल युद्ध करती रहती थी। कभी कोई किसी को पटक रहा है, कभी कोई किसी को पटक रहा है, किसी चीज पे सहमत नहीं है तो कोई कोई निर्णय ही नहीं ले पाए। और जर्मन ब्यूरोक्रेसी, जो कि खुद ओलाफ शोल्स जो उनके चांसलर हैं, अभी वो चुनाव में हारे आएंगे कुछ दिन में, उन्होंने माना कि भैया हमारी ब्यूरोक्रेसी तो बौरा गई है, मतलब 100 परमिट चाहिए, कोई चीज बनानी है तो आप भागते भागते परमिट ही लेते लेते मरे आए। कम से कम घूस नहीं देना पड़ता है नाइजीरिया की तरह और भारत की तरह। खैर, भारत में नाइजीरिया से कम घूस है, सुनने में तो यही आता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम घूस है, लेकिन घूस तो यहाँ भी है। यही कल ही कोई बता रहा था कि नोएडा अथॉरिटी में अगर आपको 18% जीएसटी देनी है तो 18% जो है साहब लोगों को भी ऊपर खिलाना पड़ता है। तो जर्मनी में वो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इतना इतना ज्यादा आपको भागना है और इतना टैक्स है कि कंपेटिटिव नहीं रही इकोनॉमी। तो जर्मनी के ऊपर कई मार पड़ी। तो लेकिन एक मार, सबसे बड़ी मार तो इनकी रूस के साथ लड़ाई है। उससे एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, उससे इन्फ्लेशन आ गया, उससे मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, उससे कंपनियां बैंकरप्ट होने लगी, उससे रोजगार कम हो गया, और उससे एक एक्सपोर्ट मार्केट भी तो चला गया। जर्मन कारें तो मर्सिडीज बहुत चलती हैं मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जर्मनी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची, और जर्मनी जो है वफादार छोटे भाई की तरह अमेरिका के पीछे लाइन में लग गया। अमेरिका ने बोला हम युद्ध करेंगे, तो बोला जी भैया, लेकिन मैं भैया मुझे डर लगता है, मैं आपका जो है कि मैं आपके शर्ट और पैंट और बाकी लंगोट सब मैं आयरन करके दूंगा, आपको दूध मक्खन मलाई खिलाऊंगा, आपकी मालिश करूंगा, लेकिन लड़ाई में आप आगे बढ़िए, मैं तो छोटा भाई आपका। वर्ल्ड वॉर 2 में पिटने के बाद मैं अब तक खड़ा नहीं हो पाया हूं। तो चक्कर यह है कि यूरोप वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, और जर्मनी पावर हाउस है ईयू का, और इससे पूरे यूरोप में असर पड़ा। पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन आया। नॉर्थ इटली भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उस पर भी आया, और इस कारणवश फार राइट पार्टी यूरोप में बढ़ने लगी। तो यूरोप ने बहुत भुगतान किया इस लड़ाई का। और अचानक ये कहना कि अब हम शांति करेंगे, और यूरोप से न पूछना, यूरोप को न बताना, और कहना कि भाई अब यूरोप अपनी सुरक्षा करे, 5% बढ़ाए, तो ये यूरोप के लिए घनघोर सदमा है। और यही नहीं, जले पे नमक छिड़कने के लिए जेडी वैंस आ गए म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये काफी पुरानी कॉन्फ्रेंस है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की एक जमघट होती है कि देखो हम सब लोग रूल ऑफ लॉ वाले लोग हैं, हम सब लोग डेमोक्रेसी वाले लोग हैं, देखो हम लोगों को, हम सब लोग बढ़िया सिविलाइज लोग हैं, बाकी दुनिया हमारी तरह होना मांगता। तो अब जेडी आया और बोला कि भाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन रूस है ही नहीं, आपका दुश्मन तो चीन भी नहीं है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आप फ्रीडम बंद कर रहे हो, पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हो, आप जो है लोगों को चैन से सांस नहीं लेने दे रहे हो। तो ऐसा प्रवचन किया कि लोगों ने बोला अरे बाप रे बाप, मतलब अब हम ही विलेन हो गए। हमने तो वफा निभाया और अमेरिका बेवफा निकला। तो ऊपर से बेवफाई करके प्रवचन हम ही को दे रहा है। तो यूरोप में इस समय बिल्कुल ही लोग सदमे में हैं, डिस्कम्बोब्युलेटेड हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है। हेडलेस चिकन्स की तरह भागे आ रहे हैं, कि मतलब बिना सर के मुर्गे की तरह बिल्कुल फड़फड़ाते हुए पंखों की तरह भाग रहे हैं। सर, आपने जो कहा घूस वाला मामला, तो मुझे कुछ याद आ रहा था।
अमेरिका में एक डिपार्टमेंट बना है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो उस पे अभी भारत में चर्चा चल रही थी कि भारत ऐसा कब करेगा। तो किसी ने कहा कि यहाँ तो डिपार्टमेंट में पहले से DOGE चल रहा है। बोले मतलब, बोले इसका हिंदी में मतलब होता है दोगे, कितना दोगे। ये हमारे यहाँ देखिए पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है नरेंद्र मोदी पीछे के दरवाजे से वापस ले आए। तो हमारे यहाँ सारा का सारा जो है भार डालते हैं फौज पे, अग्निपथ स्कीम लाके। ब्यूरोक्रेसी तो सगी है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई नरेंद्र मोदी के सगे सिर्फ IAS अफसर हैं, बाकी सब सौतेले हैं। RSS भी सौतेली है। वो तो बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा भी ना कि अब भाजपा को RSS की जरूरत नहीं है, कभी थी। देख लीजिए। और इनको भाजपा के भी किसी कद्दावर नेता की जरूरत नहीं है। कोई कद्दावर नेता है तो अपना वो अंग्रेजी में शब्द है ना, गार्डनिंग लीव करे। वो अपने अगर फूलों से शौक है तो अपने गुलाब उगाए, और अगर सब्जियों से शौक है तो अपना धनिया पुदीना उनके बाग लगा ले या आम तोड़ ले। तो अरुण शौरी अपनी किताबें लिख रहे हैं अभी, वीर सावरकर पे उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी। तो उनको इकोनॉमिक्स आती है, दिग्गज आदमी है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। उनके पति उनकी आलोचना करते हैं कई बार। तो बताएं आप, तो कलयुग है। हंस चुगेगा दाना पानी खाएगा। बिल्कुल। तो अपन बात यूरोप पे कर रहे थे सर। अब ट्रंप का रुख ये है, यूरोप क्या रुख ले सकता है? क्या यूरोपियन यूनियन? देखिए, यूरोप में हर देश अलग है, और यूरोप में हर देश के अंदर राजनीति विभाजित है। तो अब यूरोप में होगा मंथन, सागर मंथन। पहले विष निकलेगा, फिर अमृत। तो यूरोप में अब काफी आत्मचिंतन का समय आ गया है। मैक्रों कह रहा है कि हमको कुछ करना चाहिए यूक्रेन पे, और यूके ने कहा हम सिपाही भेज देंगे, क्योंकि यूके वर्ल्ड वॉर 2 का विनर है। तो यूके का क्या है ना, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी हम जाएगा और 4 टपली मारेगा और लोग बोलेगा बड़ा साहब बताओ क्या करना है। अब सीधी बात यह है कि रूस भारत नहीं है। भारत में रॉबर्ट क्लाइव आ गए, 4 टपली मारी, सब लोग लेट गए। रूस तो कभी नहीं लेटा है इनके सामने, और ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, ग्रेट पावर दोनों रहे हैं, दोनों के एम्पायर कम हुए हैं। सोवियत रूस की टेरिटरी गई, ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर गया, लेकिन ब्रिटेन के पास आदमी ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, कहां से भेजेंगे आदमी यूक्रेन में? तो जर्मनी ने बोला नहीं जाना। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 का याद सताती है, और एडोल्फ हिटलर का जो भूत अब तक नहीं गया है। तो सर ये जेलेंस्की जो है, चुनाव आ रहे हैं। इलॉन मस्क ने अलियांस फॉर डॉइचलैंड, अलायंस फॉर जर्मनी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उसका समर्थन कर दिया है। ये एक फार राइट पार्टी है, एलिस वाइडल इसकी अध्यक्ष है। तो वो भी बढ़ रहे हैं, 20% उनकी पॉपुलैरिटी है। वो तो चुनाव बताएगा कितने वोट असल में पड़ते हैं। लेकिन नई सरकार आएगी CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के अंडर। अब वो देखें क्या निर्णय लेगी। फ्रांस में तो अब तक बजट पास नहीं हुआ है, और जर्मनी में भी नहीं हुआ है साहब। दोनों की सरकारें गिर पड़ी यूक्रेन को लेकर पिछले साल। तो यूरोप क्राइसिस में है, बहुत ही भयंकर क्राइसिस में है। यूरोप 5 से 10 साल में उभरेगा। यूरोप में बुरा हाल है। सर जेलेंस्की जो है वो तो ठगे से खड़े होंगे कि कभी उनको इलॉन मस्क ने उठाया था, उनको अपना इंटरनेट दिया, तमाम सपोर्ट दिया, अमेरिका सपोर्ट में आया था। अब कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को लग रहा होगा कि यार मैं भी व्लादिमीर हूं, लेकिन वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, मेरे से नहीं मिल रहे। सीधी बात यह है, व्लादिमीर जेलेंस्की तो एक्टर है ना, कॉमेडियन। तो अब ये हमेशा ग्रीन फटीक पहन के एक्टिंग कर लिया, नौटंकी कर लिया। अब इसके जाने का समय आ गया है, क्योंकि ये तो अमरीकियों ने इसको खड़ा किया, और अब अमरीकियों ने टाटा बाय बाय कर दिया।
देखिए, दूसरी ओर तो खुर्राट केजीबी का पुराना अफसर है, खूंखार है। उस जी। वो उसने तो जॉर्ज बुश जूनियर को कहा कि भैया देखिए जी, उसको पता था ये काफी धार्मिक हैं, तो उसने कहा देखिए जी, मेरा घर जल गया, सब कुछ जल गया, लेकिन ये क्रॉस बचा है। तो जॉर्ज बुश जूनियर का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा मैंने आई हैव लुक्ड इनटू हिज आईज एंड आई हैव सीन हिज सोल, बहुत बढ़िया आदमी है, ये चंगा आदमी है। तो ये तो उल्लू बना गया जॉर्ज बुश जूनियर को। उसके बाद ये उल्लू बना गया एंगेला मेर्केल ने एक दफे कह दिया कुत्ते से मुझे डर लगता है, तो देखिए एक दफे काला कुत्ता बहुत चमकीला छोड़ दिया कि एंगेला मेर्केल ठीक से सोच भी नहीं पाई। जेडी वैंस की स्पीच के पहले इसी ने स्पीच दी थी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। बोला था कि भाई आप लोगों ने रूस को बहुत सताया है। तो दूसरी ओर मजा हुआ खिलाड़ी है, खुर्राट है। और हमने ग्लेन काल जो मेरे सहलेखक हैं, सीआईए से रिटायर किए हैं, उन्होंने और मैंने लेख लिखा पुतिन्स लॉन्ग गेम। वो लंबा खेल खेल रहा है। जेलेंस्की तो बच्चा है जी। हाँ, और अकल का अमेरिका कच्चा में है। जी। जेलेंस्की बच्चा है, अकल का कच्चा है। बिल्कुल। उसने पिटवा दिया देश और लुटवा दिया देश। हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें खास करके अगर अपन बात करें कि क्या वो इस ये जो सिचुएशन है जिसको कहेंगे पॉलिटिकल नहीं कह के इसको ऐसी सिचुएशन कहेंगे जिसको कहते हैं कूटनीतिक सिचुएशन, जिसको नहीं, पॉलिटिकल भी है, जियोपॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, डिप्लोमेटिक भी है। शब्द जी आप कोई दें, लेकिन एक क्राइसिस है ना। जी जी एक और है रूस, जी वो अब यूक्रेन का एक भाग ले लेगा। यूक्रेन की इकोनॉमी 33%, एक तिहाई नष्ट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। हाँ, यूक्रेन के आदमी और औरत अब यूरोप में कई जगह भागे हुए हैं, पोलैंड में भी हैं, बाकी जगह भी हैं। तो यूरोप में अब क्या होगा कि जो रूस के पास वाले देश हैं वो तो चिंतित होंगे। फिनलैंड हुए, स्वीडन हुए, ये दोनों नेटो के अब पार्ट हैं, लेकिन अब नेटो ही शायद न रहे। हाँ, बिल्कुल। पोलैंड तो न्यूक्लियर हो जाएगा। पोलैंड को तो बड़ी याद सताती है। पोलैंड में काटिन के जंगल में रूसियों ने मार डाला था। बिल्कुल। पोलैंड की पूरे अफसरों को, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को, कल्चरल एलीट को, सोशल एलीट को ठाए ठाए, मतलब यहां गोली मारी थी पीठ सर के पीछे। तो उनको तो, और उन्होंने कई सौ साल रूसियों से लड़ाई की है, तो अब वो रूसियों से डरते हैं। तो पोलैंड तो अगर अमेरिका का वरदहस्त नहीं रहा तो पोलैंड तो जाएगा न्यूक्लियर। फ्रांस जो है, अब राम जाने क्या करे। फ्रांस में तो कोलाहल पहले होगा, वो रेवोल्यूशंस का देश है। मैंने तो कहा ही है 5वीं रिपब्लिक गिरेगी, आपने मेरा लेख है उस पे। तो फ्रांस में कुछ और नाच होगा। जर्मनी में जो है क्राइसिस है। फिर यूके में तो देखिए इकोनॉमी का बुरा हाल है। रेबेका रीव्स और केयर स्टारमर की सरकार संघर्ष कर रही है कुछ करने की, लेकिन हालात उनके भी अच्छे नहीं हैं। अंदर ही अंदर उनके भी धीरे धीरे रिफॉर्म पार्टी बढ़ रही है। रिफॉर्म पार्टी ने काफी अच्छा किया था, वोट्स लेके आए थे। तो सब देशों में अंदरूनी कोलाहल है। तो यूरोप तो पहले मैंने कहा ना सागर मंथन से गुजरेगा। यूरोप कुछ कर नहीं सकता आज के दिन। लेकिन मैं ये भी इससे भी सहमत नहीं हूं कि यूरोप तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूरोप की 100 दिक्कतें हैं। इमिग्रेशन की भी एक दिक्कत है, बिल्कुल है। वहां बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुआ है, खासकर जर्मनी में एसिमिलेशन मुश्किल है। जो मुसलमान आए हैं वहां वो कट्टर हैं। वो पढ़े लिखे उदारवादी मुसलमान नहीं हैं, बहुत से उनमें से कट्टर हैं। चूंकि वो वहां आके घेटों में रहे हैं और कम पढ़े लिखे हैं, वो कट्टर ज्यादा है। देखें आप इस्लामिक स्टेट कितने लोग गए यूरोप से। ठीक, तो यूरोप में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यूरोप 5-10 साल में सुधर भी सकता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि वापस 19वीं सदी या 18वीं सदी का हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं है कि निश्चित ही है कि गटर में जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, चीजें बना सकते हैं ना, तो इकोनॉमी ठीक हो सकती है ना। अगर रेगुलेशन कम कर दिया जर्मनी ने अपने, और ईयू ने थोड़े बहुत सुधार किए, कॉमन मार्केट बहुत बड़ा है साहब, है ना।
तो जैसे कि इंडिया ने जीएसटी खराब तरीके से लाए, लेकिन जीएसटी लाने के बाद हम क्या थे, हम एक पॉलिटिकल यूनियन थे और इकोनॉमिक यूनियन नहीं थे। जीएसटी लाने के बाद हम इकोनॉमिक यूनियन बने हैं और हम बन सकते हैं और अच्छे इकोनॉमिक यूनियन, अगर हम सांस लेने दें, उदारवादी नीतियां लाएं। जी बिल्कुल। ठीक, ब्यूरोक्रेसी को कम करें, हम जर्मनी की तरह ही हम भी ब्यूरोक्रेसी कम करें। हमारी तो कॉलोनियल और एक्सट्रैक्टिव है, जो साहब लोगों के बंगले हैं वो छीन लें, जी हाँ, उनको फ्लैट्स में किया जा सकता है जो भी, आप। और बिजनेस आसान बनाए। जैसे चीन, जैसे हमने बात की कि चीन में आपको परमिशन नहीं आती है, डीम्ड ग्रांटेड है। जी ईडी का टैक्स टेररिज्म कम करें, ईडी इनकम टैक्स का, बिल्कुल इकोनॉमी में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, एनिमल स्पिरिट्स आज जाग जाएंगे। तो इंडिया भी प्रगति कर सकता है, इतना बड़ा मार्केट है अगर सुधारे। उसी तरह यूरोप भी, यूरोप इंडिया की तरह है। देखिए, जी यूरोप अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि यूरोप में नाना भाषाएं हैं, नाना धर्म हैं। यूरोप में डाइवर्सिफाई है चीजें, हाँ, काफी। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। देखिए जर्मनी क्या है, एक तरह से यूरोप का महाराष्ट्र या गुजरात या तमिलनाडु समझ लीजिए, हाँ हाँ सारी इंडस्ट्रीज वही है। हाँ। ठीक, ग्रीस क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए कोई छोटा सा प्रांत ले लीजिए, सिक्किम जैसा, जो कि सुंदर है। बिल्कुल। सिक्किम की तो खैर पर कैपिटा हाई है, किसी लो पर कैपिटा, वहां खेती वेती होती है, जी वहां ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है। हम्म, ठीक, तो यूपी बिहार क्या होगा, यूपी बिहार ईस्टर्न यूरोप के देश मान लीजिए, जो गरीब हैं, जिनको समर्थन करना है आपको, जी जी बिल्कुल। जहाँ इंडस्ट्री कुछ नहीं है, वो सिर्फ सब्सिडी पे चल रहे हैं। हाँ पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत का पैसा खा रहे हैं, यूपी बिहार बंगाल पूरा। जो हमारी जैसे गंगा जमुनी बेल्ट कह लीजिए, गंगा जमुना का इलाका कह लीजिए, गंगा यमुना का इलाका, वो तो पश्चिम और दक्षिण के पैसे पे ही पल रहा है ना। जी मतलब परिवार में ये दो भाई कमा रहे हैं और बाकी खा रहे हैं वहां पे। भारत में कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा देते हैं टैक्स, हाँ, क्योंकि तो आईटी और आर्थिक राजधानी दोनों चीजें वहाँ। तो जी वही हाल यूरोप का है, जर्मनी देता है, नेदरलैंड्स देता है, और फिर बाकी जो गरीब देश हैं वो खाते हैं। और वो भी फिस्कल जो है यूनियन बेटर कर लें तो चल सकते हैं। और मॉनेटरी यूनियन तो है ही उनका, एक कॉमन ट्रेडिंग एरिया है, अच्छा मार्केट है वहां ट्रेड करने के लिए। ठीक है, रेगुलेशन बहुत है, लेकिन आपको 10 लोगों को घूस नहीं देना है, कम से कम जर्मनी में नहीं देना है, ग्रीस में भले ही देना पड़े, इटली में तो देना ही पड़ेगा। दो दोगे 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 दोगे। दोगे दोगे, इटली है भैया, माफिया को भी देना पड़ेगा। इंदांग्रेता है, उस पे भी अच्छा, बड़ा अच्छा वीडियो है हमारा जी बिल्कुल। इंदांग्रेता पे, फेयर ऑब्जर्वर इंग्लिश पे। हमारी इटालियन इंटर इंटर्न ने बनाया, वो वहीं की है, कलाब्रिया की। या, जी उस समय इंटर्न थी, बहुत बढ़िया बनाया है कियारा कास्त्रो ने। तो ठीक है, लेकिन भारत की तरह है, वहां इकोनॉमी अच्छी कर सकती है, उनको थोड़े रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म अगर कल भी हो गए तो उसके असर आएंगे 2 4 5 साल में। तो यूरोप का मान लीजिए 10 साल कष्टदायक है। और इस लड़ाई के बाद एक चीज हुई है कि यूरोप और अमेरिका के रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे। जी जो युग 1945 में शुरू हुआ था वो 2025 में खत्म हो गया। 80 साल का एक कालचक्र था, वो जी। कालचक्र अब नया शुरू हो रहा है, अब नई दुनिया है। नई दुनिया में भारी कौन रहेगा सर, अमेरिका या कुछ ये कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका तो अभी तो भारी रहेगा, लेकिन लंबी लंबे दौरान में अमेरिका अगर इसी तरह ठेठ गुंडई किया तो धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी लोग जो हैं अमेरिका के खिलाफ थोड़ा बहुत गुट बनाने लगे। आज नहीं बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे, अभी तो सब भाग रहे हैं जी बिर बिन सर के मुर्गे की तरह, बिल्कुल। बिन सर के मुर्गे की तरह। लेकिन कल चिंतन होगा, मंथन होगा, परसों होगा, नरसों होगा, कभी तो होगा ना। जी बिल्कुल। और जो पिटाएंगे अच्छी तरह, जैसे यूरोप में पिटाए हैं अच्छी तरह, तो ठीक है, यूरोप से ग्रीनलैंड मान लो डेनमार्क से छीन ले, ठीक है,
मान लो यूरोपियन कंपनीज पर टैरिफ भी लगा दें, ठीक है, तो जी शुरू में तो अमेरिका हावी रहेगा, लेकिन फिर हो सकता है आगे चल के अमेरिकी डॉलर लोग कम लें, लोग सोना लेने लगे, सोना का दाम अभी बढ़ रहा है। बाकी जैसे यूरोप और इंडिया जब ट्रेड करें तो कहेंगे भैया डॉलर में क्यों हम ट्रेड करें, क्योंकि अगर इंडिया पे भी सैंक्शन लग गया और यूरोप पे भी लग गया, ईयू पे भी लग गया, तो कहेंगे यार हम ट्रेड क्यों करें। और देखें इंडिया को भी धमकाया था कि देखो जी अगर आप स्विफ्ट यूज करोगे, रूसी तेल लोगे तो ये कर देंगे, चीन को भी धमकाया। तो बहुत से लोग डॉलर से दूर जाने लगे। धीरे धीरे क्या होना कि अमेरिका का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, अगर इन्होंने ही अपने रूल्स तोड़ दिए तो वो ऑर्डर गिर पड़ेगा जी। तो लॉन्ग रन में हो सकता है अमेरिका तब भी सबसे शक्तिशाली रहे, क्योंकि उनके पास तेल है, उनके पास गैस है, उनके पास टेक्निकल टैलेंट है, ठीक है, उनके पास बहुत सी चीजें हैं जो कि बाकियों के पास नहीं है। लेकिन कोई चीज शाश्वत नहीं होती। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के और डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ इत्यादि के कर्मों के फल हमें दिखने शुरू होंगे। जी बिल्कुल। तो बड़ी चीज है। वो कहानी है ना जो इन लाई की, उससे पूछा क्या कहानी है ये, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 20वीं सदी की बात है। असल में लोग कहते हैं ये 1968 पे पूछा था, बोल कहानी अच्छी है कि 1789 पे पूछा था की बात उसने कही, पे बात कही। 1789 में ही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस का। जी। तो उससे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने बोला इट्स टू अर्ली टू टेल। जी। आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग हो रही है मातृभाषा दिवस के दिन, ठीक। फरवरी को तो जल्दी होगा। सीधी बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव जीता तो 1757 में, आज 2025 है। जी बिल्कुल। आज अंग्रेज चले गए छोड़ के, लेकिन आज भी जो भी हमारा बड़ा अफसर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, जो भी बड़े शहर में रह रहा है, उसके बच्चे हिंदी बोल के नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। आज तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं है ना, लॉर्ड कर्जन भी नहीं है जी। लॉर्ड माउंटबैटन चले गए 1947 में। बिल्कुल, कई लॉर्ड चले गए, लॉर्ड लिनलिथगो चले गए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड चले गए, बिल्कुल सब चले गए। लेकिन आज भी, आज मैं हमेशा कहता हूं गांधी जी मर गए, मैकॉले जिंदा है। इस पे चर्चा करेंगे। गांधी जी मर गए, गांधी इज डेड, मैकॉले इज अलाइव। क्योंकि मातृभाषा बोलने में आज शर्म आती है लोगों को, खासकर हिंदी भाषियों को। तो यूरोप पे भी जो असर पड़ेगा ना बाबूजी, उसका वो 10-15 साल बाद दिखेगा। हो सकता है 100-200 साल बाद भी दिखे। जी बिल्कुल सर। तो क्या वाकई में अमेरिका और यूरोप के बीच तलाक जैसी स्थिति है? काफी लंबी बातचीत हुई। अतुल सर ने खासा गंभीर जानकारियां दी और खासा विशिष्ट अंदाज में दी। पोलैंड, यूक्रेन, रूस, तमाम देश। और आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।